नमस्ते बच्चों। अभी हम लोग जो क्लास 10th है, क्लास 10th के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका नाम है एग्रीकल्चर यानी कृषि। ठीक है, तो कृषि के बारे में हम लोग आज जो है कृषि के टाइप ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार के बारे में भी अध्ययन करेंगे। कृषि क्या है, कृषि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कृषि भारत की जो जीविका निर्वाह स्थिति है, कृषि जो है भारत के जो है समस्त लोगों के लिए क्या महत्व रखती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा स्पेशल जो इफेक्ट होगा वो झूमिंग कल्टीवेशन पे भी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एग्रीकल्चर से क्या समझते हैं। जैसे हमारे आसपास आप दिन में खाना खाते हैं, सुबह स्नैक्स लेते हैं, शाम को खाना खाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एग्रीकल्चर से आए रहते हैं या डायरेक्टली एग्रीकल्चर से आए रहते हैं। जैसे अगर आप मान लो गेहूं की खेती कर रहे हो, आपको रोटी खाना है तो गेहूं चाहिए, आपको चावल खाना है तो राइस चाहिए, मतलब जो खाते हो। दाल के लिए आपको अरहर की खेती चाहिए। तो एक तरह से हमारे जो इसेंशियल फूड आइटम्स हैं वो एग्रीकल्चर से आते हैं। जो फसलों की खेती होती है और उसके अलावा जो फलों की खेती होती है वो भी हमारी एग्रीकल्चर का पार्ट है। भारत का जो एक तरह से इंपॉर्टेंट कंट्री है किसके लिए, एग्रीकल्चर के मामले में। क्यों एग्रीकल्चर के मामले में, इसलिए है 2/3 पॉपुलेशन किसके इंगेज है, 2/3 पॉपुलेशन इंगेज है जो है आपके कृषि में। ठीक है, भारत में। और टोटल जीडीपी का जो आपका 15% के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, वो कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर इन द सेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती है और बहुत सारी वेरियस एक्टिविटी, वेरियस इंडस्ट्रीज है जिनके लिए वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। तो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है बहुत सारी, जो है वो जूट इंडस्ट्री हो या फिर जो है चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री हो, कपड़े की इंडस्ट्री हो, उन सब के लिए रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद बहुत सारे, आजकल तो इनोवेशन के साथ साथ जो है जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे जो है एथेनॉल पैदा किया जा रहा है, जिससे जो है गन्ने की खोई, जिट्रोपा, इन सब की खेती को भी बड़ा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एग्रीकल्चर हमको तो फूड प्रोवाइड कराती ही है, फूड के साथ साथ जो है रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराती है वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए। वो इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। ठीक है, भारत में जो एग्रीकल्चर के जो प्रकार है, किस टाइप की भारत में खेती होती है। भारत में आप जानते हैं कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश था जब भारत आजाद हुआ था। उसके पहले अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन होने की वजह से यहां पे क्या था, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो नहीं पाया था। और उसके पहले टेक्नोलॉजी के आविष्कार ने काफी कुछ पूरी दुनिया को प्रभावित किया, उसका इंपैक्ट भारत में नहीं पड़ा। लेकिन आजादी के बाद से जो है हम जो है भूख से लाचार थे, हम गरीबी से लाचार थे, हमारे पास रहने के लिए, खाने के लिए भोजन नहीं था, कपड़े नहीं थे। इन सब चीजों के लिए हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। हमें दुनिया के अन्य देशों से फूड को आयात करना पड़ रहा था। लेकिन 1960 का जो दशक होता है, इस दशक में 1960 का जो डिकेड होता है, उस डिकेड में आपको एक आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आती है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आती है, हरित क्रांति आती है। क्या आती है, हरित क्रांति। हरित क्रांति से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने लिए जो जरूरी फूड है उसको प्रोड्यूस किया और आज लगभग एकदम, मतलब आप कह सकते हैं निर्यात भी करते हैं। हम आज जो है भारत कृषि के मामले में, खाद्यान्न के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। तो इस तरह से जो टाइप ऑफ फार्मिंग है उसको जानने से पहले ये कंडीशन हमारे लिए जानना जरूरी था। तो सबसे पहले हम भारत में जो कृषि का प्रकार था उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जो प्राचीन काल में, आदिम काल से होती थी। उस कृषि जो आजादी से पहले होती थी, एक तरह से एक दशक बाद तक होती रही, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो फोकस होगा वो प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही होगा। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग, इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम
कुछ नहीं बताने जा रहे हैं आपको जो बताने जा रहे हैं वो प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पे ही हमारा आज का फोकस होगा। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मतलब सारा का सारा जो है हमारा जो व्यवस्था होगी एग्रीकल्चर के लिए वो पुरातन होगी, प्राचीन होगी, उसमें कोई इनोवेशन नहीं होगा, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, उसमें कोई रासायनिक उर्वरक नहीं होगा, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होंगे, उसमें पेस्टिसाइड नहीं होंगे, उसमें कीटनाशक नहीं होंगे, उसमें साइंटिफिक इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, तो उसे बोलेंगे प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब इसमें क्या होता है देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, यानी जो छोटे छोटे खेत के टुकड़े होते हैं उनको जो है इसका जो है मेन मोटो है स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। खेतों का आकार बहुत छोटा होता है और ये छोटा होता है, इसीलिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का प्रथम जो पॉइंट है वो है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा प्राइमेटिव टूल्स हमारे जो होंगे वो बहुत प्राचीन होंगे, लकड़ी के होंगे। ठीक है, और प्राइमेटिव टूल्स होंगे। ठीक है, जो आदिम समाज में बनाए गए, तो हो का मतलब जानते हो आप लोग। फिर उसके बाद डाओ, डिगिंग स्टिक्स, जो लकड़ी की स्टिक्स होती है वो भी लकड़ी की होती है, हल फाल सब, और जो खुदाई के फावड़े होते हैं वो भी लकड़ी के बने होते हैं। लेबर क्या होंगे, लेबर कौन होगा, फैमिली मेंबर होंगे, उसमें कोई भी बाहरी, जब हमारा स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड होगा तो लेबर कौन होगा, फैमिली मेंबर होंगे। और पुरातन टूल्स होंगे, हो, डाओ, डिगिंग स्टिक्स, ये सब क्या, ये सब हमारा जो है प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या, एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड होगी, मानसून पे डिपेंड होगी। जब बारिश होगी तब भारत में खेती होगी, तब अन्न उत्पादन होगा। लेकिन हम उसमें कोई जो है, जैसे इरिगेशन में क्या है, ट्यूबवेल, इरिगेशन में क्या है, कैनाल सिस्टम, इसको हम डेवलप नहीं कर पाए थे उस समय। और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो प्रकृति के माध्यम से खाद मिलेगी, जो प्रकृति के माध्यम से हमें जो है उर्वरता मिलेगी मिट्टी को, वही सिर्फ इसमें होगा। और इसका एक प्रकार आता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो पूरी दुनिया में फेमस है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन एंड दहन प्रणाली, इसे झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है, आज हम झूम कृषि पे स्पेशल इफेक्ट लेने जा रहे हैं और उसके बारे में पूरी दुनिया में उसके विभिन्न नाम क्या है, भारत में विभिन्न नाम क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है क्या। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब है कि कोई एक ऐसा टुकड़ा जहां पे जंगल विद्यमान है आज, और वहां पे जो हमारे ट्राइब्स एक तरह से समझ सकते हो, जो जनजातियां थी, वो जाति थी। और जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का टाइप है वो इसी टाइप का है कि सिर्फ जनजातियां ही नहीं, जब तक पूरे भारत में फेमस थी, जब तक पूरी दुनिया में फेमस थी, तब तक वो इसी प्रकार की स्थिति होती थी कि एक प्लाट पे वो गए, वहां पे उन्होंने पूरे पेड़ों को कट करके उसको जला करके समस्त राख को उस मिट्टी में मिला दिया और उसको मिक्स कर दिया, फिर उसमें बीज डाल दिए। जब तक उसमें सॉइल फर्टिलिटी बनी रहेगी, मृदा की उर्वरता बनी रहेगी, तब तक वहां पे वो खेती करेंगे। उसके बाद यही प्रोसेस नेक्स्ट दूसरी जगह पे करेंगे। इसे कहेंगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूमिंग कृषि, इसे कहेंगे कर्तन एंड दहन प्रणाली। ठीक है, ओके, देखते हैं इसका दुनिया में नाम क्या है। मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में झूमिंग एग्रीकल्चर का नाम है मिल्पा। क्या नाम है, मिल्पा। ठीक है, दूसरा इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, लडांग। इंडोनेशिया में क्या बोलेंगे, लडांग बोलेंगे। वेनेजुएला में क्या बोलेंगे, कोनुको। वेनेजुएला में क्या बोलेंगे, कोनुको बोलेंगे। ठीक है, ब्राजील में क्या बोलेंगे, रोका। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका में क्या बोलेंगे, मासोले। वियतनाम में क्या बोलेंगे, रे। तो ये क्या था, ये दुनिया में विभिन्न नाम हैं झूमिंग कृषि के। मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका मिल्पा, इंडोनेशिया लडांग, वेनेजुएला कोनुको, ब्राजील रोका, सेंट्रल अफ्रीका मासोले, वियतनाम रे। ये दुनिया में झूमिंग कृषि के विभिन्न जगहों पे नाम है। अब आते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत के विभिन्न भागों में झूमिंग का क्या क्या लोकल नेम है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेवार। क्या है, बेवार या दहिया। ये कहां पे है, एमपी में। बेवार या दहिया, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, पोडू या पेंडा। पोडू या पेंडा कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। एपी यानी आंध्र प्रदेश, पोडू या पेंडा। फिर उसके बाद पामा डाबी
और कोमान और ब्रिंगा, इसे क्या बोलेंगे ओडिशा में। पामाडावी, कोमान और ब्रिंगा, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे ओडिशा में इनका लोकल नेम है, ठीक है। फिर उसके बाद कुमारी, कुमारी कहां बोलेंगे वेस्टर्न घाट में, कुमारी कहां बोलेंगे वेस्टर्न घाट में, ठीक है। फिर उसके बाद वालरे या वाल्टरे, वालरे या वाल्टरे साउथ ईस्ट राजस्थान, वालरे या वाल्टरे साउथ ईस्ट राजस्थान। खिल हिमालयन रीजन, हिमालयन बेल्ट, खिल कहां बोलेंगे हिमालयन बेल्ट में। और कुरुआ, कुरुआ कहां बोलेंगे झारखंड में। अगर इसको फिर से रिवीजन करते हैं तो बेवार या दहिया एमपी, कोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश, पामाडावी और कोमान अथवा ब्रिंगा ओडिशा में बोलते हैं। फिर उसके कुमारी कहां बोलते हैं वेस्टर्न घाट में बोलते हैं। वालरे या वाल्टरे साउथ ईस्ट राजस्थान, खिल हिमालयन बेल्ट, कुरुआ 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 झारखंड। इस तरह से झूमिंग, और झूमिंग इसका नाम कहां पे है नॉर्थ ईस्ट में, आज भी प्रैक्टिस में है। इस तरह से हमने पूरा एग्रीकल्चर का टाइप ऑफ फार्मिंग में प्राइमरी सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखा, उसमें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में स्मॉल पैच ऑफ लैंड, प्राइमिटिव टूल्स, फिर उसके बाद जो है मानसून नेचुरली फर्टाइल सॉइल, इन्वायरमेंट सिचुएशन पे डिपेंड करती है यहाँ पे एग्रीकल्चर, इसको स्लैश एंड बर्न बोलते हैं, विश्व में क्या बोलते हैं और भारत में क्या बोलते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। और भी जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा जो है आपका इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग, इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो डाउट होगा नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे, ठीक है बेटा, नमस्ते।